नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आम चुनाव के परिणाम कुछ इस तरीके से सामने आए हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत इन आम चुनाव में नहीं मिल पाया। नतीजतन एनडीए अलायंस जो है 292 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद सरकार बनाने की स्थिति में केंद्र की सत्ता में काबिज हो रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए इंडिया अलायंस की तो 234 सीटों पर जीत दर्ज करके एक मजबूत विपक्ष होने का दावा भी पेश कर दिया है और इसी के साथ साथ बैठकों का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया है और इसके साथ साथ हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद के विपरीत यहां पर जबरदस्त झटका लगता हुआ नजर आया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, जहां समाजवादी पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरकर सामने आई, तो हरियाणा में भी 5 लोकसभा सीटों पर यहां बीजेपी को करारा झटका लगा है। ऐसे में हरियाणा की राजनीतिक फिजाएं अब आगे किस तरीके से बहने वाली हैं, किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में राजनीति तय होने वाली, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको दीपेंद्र सिंह हुड्डा का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वह नायब सिंह सैनी की सरकार को अब धराशाही करने पर अपनी तमाम रणनीतियां तैयार करेंगे। सुनिए दीपेंद्र हुड्डा को, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना साथ कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूँ जहाँ तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, छत्तीस बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने का चुनाव संभाला, हर व्यक्ति की भावना और हर व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये लोगों की जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को ये जीत अपनी समर्पित करना चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो आशीर्वाद लोगों ने दिया है, मेरी आत्मा पे इस आशीर्वाद का बोझ अंतिम मेरी सांस तक रहेगा, जिसको मैं हमेशा अपने लिए, रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों के लिए मैं हमेशा समर्पित रहूंगा। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीद नहीं थी कि हर हल्के से लीड मिलेगी और ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। और इसीलिए ये मेरा लक्ष्य था। मैं आपके बीच में एक बात कहता था बार बार कि जीत लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य 9 की 9 विधानसभा सीटों पे जीतना है। एक संदेश देना है कि छत्तीस बिरादरी मिलकर प्रदेश के अंदर परिवर्तन की तरफ कदम छत्तीस बिरादरी मिला रही है। और आज ये संदेश रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने दिया है। 9 की 9 विधानसभा सीटों पे जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को मुझे मिली है, मैं लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ। कांग्रेस को कितनी बढ़त है? देखिए, ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी को एक मैंडेट मिला हरियाणा प्रदेश में। 5 सीट हमें मिली है। पिछली बार आपको याद होगा कि एक भी सीट नहीं मिली थी, हमारी 28% वोट थी और केवल 11 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी आगे थी। अब 45% वोट कांग्रेस पार्टी को हरियाणा प्रदेश में मिली है, 5 सीटें मिली हैं और 52 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अभी सारे फाइनल जो है, लेकिन लगभग 52 सीटों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही है, जो अभी इनिशियल जो बात आ रही है। तो ऐसा मैं समझता हूँ बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को अपनी वोट की चोट से तोड़ने का काम किया है। लोगों ने नॉन परफॉर्मेंस को, केवल जो भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक केवल लोगों को उलझाने की राजनीति करी धर्म जाति के आधार पर, लेकिन कोई काम नहीं किया, नॉन परफॉर्मेंस के रूप में ये सरकार साबित हुई। उस सरकार के खिलाफ अपना जो है रोष है वो वोट की चोट से प्रकट करने का काम किया है। और मैं सभी अपने समर्थकों से भी कहना चाहता हूँ कि जो है सभी समर्थक, मैं देख रहा हूँ बहुत जोश में हैं और अभी हम निकलेंगे यहाँ पे, वो अपना काफ़ी उत्साह में है। मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि भाई आज जो सारे समर्थक खुश हैं और खुशी मनाई जाए, लेकिन हर कोई किसी ने किसी और को भी वोट दी हो तो वो भी हमारा अपना है। सबकी भावना का सम्मान करते हुए एक सम्मानजनक रूप से जो है ये मैं समझता हूँ कि आज खुशी मनाने का समय है। और मैं समझता हूँ कि सभी जो है, प्रत्येक जो है रोहतक वासी वो हमारा अपना है और इस रूप से कहीं कोई बात नहीं आनी चाहिए कि समर्थक
कि ये बात आएगी तो वो उस समर्थक को हम अपना समर्थक, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा, दीपेंद्र जी को बहुत बड़ी जीत कहीं कहीं बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी बनती है। देखिए, मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि लगातार 5वीं बार रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने कांग्रेस के कैंडिडेट और विपक्ष के कैंडिडेट के रूप में मेरे को ना सिर्फ हरियाणा बल्कि आसपास के प्रदेशों में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे को वोट प्रतिशत के रूप में आशीर्वाद दिया है। पाँचवें इलेक्शन में आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन में ही मुश्किल हो जाता है। पिछले इलेक्शन में भी वोट प्रतिशत कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में लोगों ने मेरे को खूब आशीर्वाद दिया था। तो ये मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास आप लोगों का धन्यवाद करने के लिए शब्द नहीं है। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, इतनी कड़ी मेहनत करी। मैं देखता था इतनी गर्मी में और इतनी जितनी मेहनत, हम तो फिर भी एक जो है गांव से दूसरे गांव अपनी गाड़ी में बैठ जाते थे, लेकिन आप में से बहुत से लोग तो मोटरसाइकिल पे निकलते थे। और इतनी आप लोगों ने, मीडिया ने इतनी मेहनत करी है, जो धरातल पे जो मीडिया है देश की, उनको भी और प्रदेश की और हमारे खास तौर पे रोहतक लोकसभा क्षेत्र की, उनको भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक तस्वीर आपकी आई थी जिसमें भावुक नजर आए थे आप, क्या? मैं समझता हूँ कि वो भावुकता खुशी की भावुकता थी, वो आंसू खुशी के आंसू। इंडिया गठबंधन को जो मैं समझता हूँ कि आप समझ सकते हैं, वो आप जो है मैं समझता हूँ वो आप समझ सकते हैं कि जो है मैं उस बात को मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकता। वो भावना जो है मैं समझता हूँ मेरा रोहतक लोकसभा क्षेत्रवासी समझ सकते हैं मेरी वो उस भावना को। और मैं इसको बहुत बड़ी अपनी, मैं समझता हूँ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि 9 की 9 विधानसभा में जो लोगों ने जो है ये मैं समझता हूँ इसमें लोगों का एक आशीर्वाद जो रहा है, 9 की 9 सीटों में हमें बढ़त मिली है। ये कुछ कह रही है, ये बढ़त ये कुछ कह रही है। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में ये सरकार अल्पमत में पहले आ चुकी थी। विधानसभा में विधायकों का विश्वास ये सरकार पहले खो चुकी थी। अब ये जनता का विश्वास भी, जनता ने भी अविश्वास प्रस्ताव इस सरकार के खिलाफ पारित कर दिया। हरियाणा की सरकार के खिलाफ, अल्पमत की सरकार जिसके खिलाफ जनता ने अविश्वास प्रस्ताव भी पारित कर दिया हो, ऐसी सरकार को क्षण भर भी सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इस सरकार को, हरियाणा की सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, हरियाणा में चुनाव कराए जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूँ। और ये सरकार अगर नहीं कराती तो इसको बर्खास्त किया जाए और यहाँ पे हरियाणा के अंदर तुरंत प्रभाव से चुनाव कराया जाए, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुका है भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 41 विधायकों के जो है मैं समझता हूँ ये सरकार 41 विधायकों पे नहीं चल पाएगी। उनका सहयोगी दल जो रहा था, जिसके अब मैं समझता हूँ कि जिनके साथ गठबंधन टूट गया है, उसके सहयोगी दल को प्रदेश की जनता ने पूर्णतः रिजेक्ट करने का काम किया है। किसी भी सीट पर मैं समझता हूँ उनकी कोई ज़्यादा वोट आई नहीं। तो आज ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नैतिकता के आधार पर प्रदेश की सत्ता पे काबिज ना रहे, हम मांग करना चाहते हैं। तो सुना अपने दीपेंद्र हुड्डा को जो कहते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा का जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आया है, इससे बीजेपी में बौखलाहट है और आगामी 3 महीने के बाद जो कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, वहां पर हम इस तमाम रूपरेखा को तैयार कर देंगे और हरियाणा की जनता बड़े बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है। अक्षय मेरे साथ मौजूद हैं। अक्षय, दीपेंद्र हुड्डा की इस बयान से कितना सहमत है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कई चीजें हैं और दिनेश, इन आम चुनावों को हरियाणा में इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों के फाइनल से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। उसके कहीं यहाँ पर कारण नजर आते हैं। यहाँ पर जनता में जो भाजपा सरकार के प्रति नाराजगी है वो, और उस नाराजगी के कई आधार हैं। ऐसे में उन आधारों पर देखें तो एंटी इनकम्बेंसी है, और वो एंटी इनकम्बेंसी किसान आंदोलन को लेकर रही, कृषि कानूनों को लेकर रही, केंद्र सरकार के प्रति अग्निवीर योजना को लेकर रही, केंद्र सरकार के प्रति। इसके अलावा राज्य में यहाँ सरकारी नौकरी और सरकारी नौकरी में जो पद खाली है उनको भरा नहीं गया, उनके लिए यहाँ तरीके से जो है भर्तियां नहीं हुई, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लगातार घिरती रही। अब ये मुद्दा भी, और मुझे लगता है और ज्यादा विपक्ष उठाएगा केंद्र में, केंद्र के बाद भाजपा के खिलाफ प्रदेश में। तो जैसा प्रदर्शन कांग्रेस ने यहाँ केंद्र में किया है, लोकसभा चुनावों में किया है, वैसा ही वो राज्य में भी कर सकते हैं और उसी प्रकार का झटका बीजेपी को राज्य में भी लग सकता है। अंबाला, हिसार, सिरसा, सोनीपत, रोहतक, ये 5 वो बेल्ट हैं, ये 5 वो सीटें हैं जो कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन का सबसे अधिक असर इन सीटों पर देखने को मिला था। तो यहाँ पर जो नाराजगी जो दिखाई दी है अक्षय,
5 सीटों पर जीत दर्ज करने का लोकसभा चुनाव में मतलब ये है कि आधे हरियाणा को फतेह कर लेना, और इस आधे हरियाणा को फतेह करने का क्या मैसेज यहाँ नायब सिंह सैनी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को आगे समाज में पहुंचाएगा, और लोग क्या अब खुल करके यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल दिनेश, और एक और चीज मुझे लगता है यहाँ पर चर्चा की योग्य हो जाती है कि अगर आप हरियाणा का जो सीटों का हिसाब है वो देखेंगे तो समझ ही आता है कि औसतन हरियाणा के एक संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत 8 से 9 विधानसभाएं आती हैं, और इसको अगर आप हरियाणा में विधानसभा के लिहाज से साधेंगे तो 5 लोकसभा जीतने का मतलब है कि भाजपा के खिलाफ कांग्रेस ने 40 विधानसभाएं निकाल ली है, और विधानसभा में वैसे भी बीजेपी की जो स्थिति है वो यहाँ लोकसभा की तुलना में और भी ज्यादा डामाडोल नजर आ रही है। कारण यहाँ पर अनेक हैं, और इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से, किस तेजी से आनंद फानन में जिस तरह मनोहर लाल खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ भी हरियाणा की जनता में आक्रोश है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो राहें हैं वो बेहद आसान है, बीजेपी की राहें मुश्किल नजर आ रही है। बीजेपी की राहें मुश्किल नजर आ रही है। आखिरी सवाल ये रहेगा, मनोहर लाल खट्टर ने करनाल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में एक बार फिर से खट्टर को यहाँ पर सीएम के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहेगी? बिल्कुल नहीं दिनेश, देखिए इसमें अगर ये चीज करनी होती भारतीय जनता पार्टी को तो शायद सवाल ये आता है फिर कि आखिर वो मनोहर लाल खट्टर को मार्च महीने में सीएम पद से हटाती ही क्यों? सीएम पद से हटाने का प्रमुख कारण यही था कि उनके नाम, उनके चेहरे के खिलाफ जो प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी वो यहाँ पर कारण बनी। ये चीज नहीं किसान भूल पाए हरियाणा की जनता की, जब 13 फरवरी को उन्होंने दिल्ली की तरफ अपने कदम बढ़ाए तो इन्हीं मनोहर लाल खट्टर सरकार ने बैरिकेडिंग हरियाणा के बॉर्डर पर कर दी थी, उन्होंने रोक दिया था दिल्ली पहुंचने से। और यहाँ एक और आदेश मुझे यहाँ पर जहन में आता है कि जो हरियाणा के किसान है, ये हरियाणा में पेट्रोल पंपों पर जो ट्रैक्टर पहुंचेगा 30 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल ना दिया जाए, ये भी एक आदेश हरियाणा सरकार के द्वारा 13 फरवरी के बाद किसानों की कूच के दौरान दिया गया था। तो कुल मिलाकर के जो माहौल मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ हरियाणा में है उसको नकारा नहीं जा सकता, और बीजेपी आलाकमान भी इस बात से अवगत था, इसीलिए उन्हें सीएम पद से हटाया और इसीलिए आगे उन्हें सीएम पद के रूप में पोर्ट्रेट भी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी और जननायक जनता पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल यहाँ पर बीजेपी की सरकार को धराशायी करने के लिए यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रहे हैं। लिहाजा नायब सिंह सैनी ने करनाल विधानसभा सीट से उपचुनाव जीत लिया है और अब संख्या बल बढ़कर 43 पहुंच चुका है। ऐसे में देखना ये होगा कि जिस हरियाणा में 45 विधायकों की आवश्यकता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बने रहने के लिए है, क्या वो 45 विधायक यहाँ से जुटा पाएंगे, और क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा वाकई में यहाँ हरियाणा की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर करने के लिए आगे कदम बढ़ाने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।